हाँ। मित्रों नमस्कार। खेती एक ऐसा विषय है कि पूरे विश्व का जो कारोबार है वो खेती से चल रहा है। किसी ने कहा है भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं, यानी कि मनुष्य को रोटी तो चाहिए। तो मनुष्य की जो मुख्य आवश्यकता है वो भोजन है, पानी है, हवा है। लेकिन इसके बावजूद लोग किसी दूसरी दुनिया में विचरण कर रहे हैं। आज का विषय है किसान का और खेती का। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त में ये जो समय है इसमें खेती में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब इतनी ज़्यादा समस्याएं खेती में आ गई हैं और उन समस्याओं के निवारण के लिए नाना प्रकार के उपाय किसानों को बताए जाते हैं। उपायों में क्या होता है कि उसको कुछ निवेश लाने पड़ते हैं, यानी रासायनिक उर्वरक लाने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड लाने पड़ते हैं, बायो फर्टिलाइज़र लाने पड़ते हैं। फिर और प्राकृतिक खेती आ गई तो प्राकृतिक खेती में भी बहुत सारे मत हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। तो हकीकत ये है कि किसान की किसी भी मुश्किल का, जैसे कोई फसल है, वो चाहे सब्जियों की फसल हो या खाद्यान्न की फसलें हों या फलों की खेती हो, तो पेड़ नहीं बढ़ रहा है, फिर फूल नहीं आ रहा है, फिर फल गिर जा रहा है, फिर वो बीमारी लग जाती है, फिर वो कीड़ा लग जाता है। अल्टीमेटली ये कहा गया कि भाई ये रासायनिक खेती बहुत ख़राब है और इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है कि प्राकृतिक खेती की ओर चला जाए। अब प्राकृतिक खेती के बारे में आज की तारीख में अगर आप प्राकृतिक खेती का जैसे ही किसी यूट्यूब चैनल पर प्राकृतिक खेती सर्च करते हैं तो एक चीज़ निकल के आती है, जीवामृत। हालांकि जीवामृत की बात मैं भी बताता हूं कि जीवामृत कैसे बनना चाहिए। तो चलिए वो विषय बात का है, मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं प्राकृतिक खेती की, यानी कि किसान की हजारों प्रकार की मुश्किलों का समाधान कैसे हो सकता है। तो मित्र, प्राकृतिक खेती का मतलब सीधा सीधा है कि प्रकृति के वैभव को ठीक करना। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जब प्रकृति की बात खेती से जुड़ती है तो एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में जमीन होती है और जल होता है। फिर एक बायोडाइवर्सिटी की बात आती है कि नाना प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं, वनस्पतियां नाना प्रकार की होती हैं। अब किसान प्राकृतिक खेती के नाम पर कोई किसान, देश में बहुत सारे किसान जीवामृत साहब कैसे बनेगा, जीवामृत कैसे डाला जाएगा, और अगर कोई जीवामृत डाल करके खेती करता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि वेरी गुड, आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अगर ज़मीन में जीवांश कार्बन ह्यूमस बहुत कम हो गया है और वो जीवामृत डाल के गेहूँ या धान या गन्ना या आलू या कपास जैसी फसल बोएगा, जीवांश कार्बन 0.2 या 0.3 है, तो जाहिर सी बात है कि उस क्रॉप को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए और वो एनर्जी उतनी सॉइल में है नहीं। तो कहने को कोई बेशक कहे, लेकिन वो फिर केमिकल फर्टिलाइज़र डालता है। कहता ज़रूर है कि मैं तो जीवामृत से पिछले 5 सालों से ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है खेत में, प्रकृति में, कि ज़मीन की अगर क्षमता बहुत कम है और मात्र जीवामृत डालने के बाद आपको पैदावार बराबर मिल जाएगी। तो नंबर 1 मैं तो ये कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती में पहले हमें ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की बात करनी है। एक वीडियो मैंने बनाई थी ह्यूमस, 1 या 2 बार मैंने ह्यूमस पर बोला है। फसलों उत्पादन की, बागवानी की, वेजिटेबल क्रॉप की, जब भी मतलब खेती की बात आएगी, खेती माने फसल, तो ये जान लीजिएगा कि ह्यूमस
एक वो चीज़ है कि बिना ह्यूमस को बढ़ाए बिना प्राकृतिक खेती की कल्पना की ही नहीं जा सकती। और ह्यूमस बढ़ाना, ह्यूमस जीवामृत से नहीं बढ़ेगा सिर्फ, ह्यूमस के लिए एक परिवेश होता है, एक नेचर का एक बेहतरीन स्वरूप होता है, जहाँ पर बारिश के पानी को हम रोकने का प्रयास करते हैं कि बारिश का पानी खेत में रुक जाए, यानी कि मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर डेवलप हो, मॉइस्चर सस्टेन करे काफ़ी लंबे समय तक। खेत की मेड़ों के आसपास नाना प्रकार के वृक्ष हों, क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश भी जब होगी तो वृक्षों के माध्यम से ही होगी। अगर वृक्ष किसी इलाके में नहीं है तो बारिश भी नहीं होनी है। और वृक्ष के तो अनेक रोल हैं। वृक्ष ऑक्सीजन देता है, वृक्ष में नाना प्रकार की मतलब उपज प्राप्त होती है, पेड़ों में चिड़ियाँ बैठती हैं, चिड़ियाँ इंसेक्ट को कंट्रोल करती हैं। अब जीवामृत अगर डाल दिया किसी ने और वो पूरी की फसल जो काटता है, रेजिड्यू भी और खाद्यान्न भी सब बिक जाता है, खाद लिया जाता है। मतलब खेत में कोई ऑर्गेनिक मैटर, जीवामृत डाला खेत में, ऑर्गेनिक मैटर से अभी हम अनभिज्ञ अगर रह गए तो ह्यूमस कैसे बनेगा? तो ह्यूमस के लिए हमको जो जीवामृत और ऑर्गेनिक मैटर है, इसकी कहानी है कि हमने जीवामृत के माध्यम से वो लाभदायक जीवाणु तो ज़मीन में इनाकुलेट कर दिए। फिर कब कर दिए पता चला कि इसमें रबी के सीज़न में कर दिए थे, गेहूं बोया था, गेहूं काट लिया, फिर सॉइल हमारी नंगी हो गई, फिर कुछ नहीं बचा। फिर ऊपर से सूरज की रोशनी है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर से वो जीवाणु मरेंगे। दूसरा, अगर वो जीवाणु बहुत ज़्यादा डाल दिए और फिर उसमें खेत में जीवाणुओं के खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो भी मरेंगे। अगर कोई कहे कि नहीं साहब मैंने तो इसमें मल्चिंग भी कर दिया था, लेकिन चलिए मल्चिंग इतना तो नहीं है मल्चिंग का रोल कि वो मॉइस्चर के लॉस को पूरा रोक सके, तो वो जो मल्च ऊपर ड्राई फार्म में है, तो ड्राई फार्म में किसी भी पदार्थ को वो माइक्रोब्स तो खाने से रहा। ये एक्चुअली प्रकृति की एक व्यवस्था है, ये मनुष्य थोड़ा सा प्रयास तो कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसको भी नेचर ही ठीक करेगा। तो मैं प्राकृतिक खेती में क्या कहता हूँ, मुझे नेचर को ठीक करना है। और नेचर की जैसे ही बात आएगी तो ये जान लीजिए कि बरसात का पानी, खेत की मेड़ पर पेड़, नाना प्रकार के जीव जंतु, क्लाइमेट में एक ह्यूमिडिटी शब्द आता है, ह्यूमिडिटी। जैसे आप देखेंगे, एक रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए रहे, भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। जंगल में एक क्लाइमेट है और वो क्लाइमेट पेड़ों की वजह से है। देखिए वहाँ मेड़े नहीं हैं, इस प्रकार के जंगल हैं, पठार हैं, हरी भरी वनस्पतियाँ हैं, मेड़ नहीं है, लेकिन तब भी बारिश का पानी वहाँ प्रेसिपिटेट होता है, पानी वहाँ रुकता है। वह कारण क्या है? जंगल में ढेर सारा ह्यूमस, बड़े बड़े पेड़ हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, पत्ते हैं, गिरते हैं, वहीं रह जाते हैं और बह के नीचे नहीं आ पाते। और ये निरंतर एक प्रक्रिया चलती है। तो कार्बन बहुत है, फॉरेस्ट एरिया में बहुत ढेर सारा कार्बन है, और कार्बन के कारण आप समझिए जो नदियों का उद्गम है कि निरंतर जो नदियां बहती रहती हैं, तो पहाड़ को हम कहते हैं वो रिचार्ज जोन है, पानी का रिचार्ज जोन है। पानी सबसे ज़्यादा वहीं प्रेसिपिटेट होता है, फिर वो नदी आते आते तक वो ट्रांसमिशन जोन कहलाती है। नाना प्रकार की वनस्पतियों को प्यास बुझाते हुए पानी आता है और झरने के माध्यम से लास्ट में नदी में गिरता है। इस सारी बातों से हम सब लोग बेखबर हैं। जंगल में मेड़ नहीं है, फिर भी
पानी की कमी नहीं है, और हमारे खेत में अगर मेड़ भी बना लेता हूँ तब भी पानी की कमी। कारण क्या है, अभी एक चीज़ मैं और चूक जाता हूँ। आज देश में प्राकृतिक खेती की बातें तो चल रही हैं, और प्राकृतिक खेती में मैं रसायनों को वॉश आउट करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि मैकेनाइज्ड, जब तक खेती में, अभी तो रसायनों को हटाने की बात कर रहा हूँ, और रसायनों को मैं बता दूँ, रसायन उतने डेंजरस, रसायन भी डेंजरस हैं, लेकिन रसायन से ज़्यादा डेंजरस है ट्रैक्टर। अब कोई माने या ना माने, आज की तारीख में तो लोग कहेंगे कि आप पागल हो गए हैं, आप ट्रैक्टर की बात करते हैं, ट्रैक्टर के बिना क्या हो सकता है। मैं कहता ट्रैक्टर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन 3-4 टन के ट्रैक्टर की बजाय अगर 1 टन का ट्रैक्टर हो तो चलेगा। कारण कि ट्रैक्टर के कारण ही जो वाटर की क्राइसिस है, जो भूगर्भ जल स्तर तेज़ी के साथ नीचे जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि बारिश कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप मेड़ भी क्यों ना बना लें, लेकिन पानी के जो ज़मीन के नीचे जाने की जो गति है बहुत स्लो हो चुकी है। कारण ये है कि 6 इंच तक तो आपकी मिट्टी ठीक है, उसके बाद फिर कॉम्पैक्ट मिट्टी हो गई है, पानी नीचे रन अप नहीं हो पाता है। तो मित्र, किसान की ढेर सारी समस्याओं का विकल्प केवल नेचर की खुशहाली में छुपा है। फिर बताऊं आपको, कई बार लोग कहते हैं साहब इस मिर्च में ये पत्ती जिंक की कमी से ऐसी हो गई है, इसमें आयरन की कमी है, इसमें सल्फर की कमी है, इसमें पोटाश की कमी है, इसमें चमक नहीं है। ये सारी चीज़ें कहाँ गई? ज़मीन में आयरन की, जिंक की, सल्फर की, इसकी कमी हो कैसे गई? यहाँ से शुरू करना है कि नेचर में कोई कमी नहीं है, कमी मैंने की है। मेरी जो सोच थी प्रकृति के प्रति, मतलब जो संवेदनशीलता मैं नहीं रख पाया, उसके कारण नेचर में डिस्टरबेंस आए हैं। हमको लालच चाहिए, हमको तो मिर्चा इतना पैदा करना है, गेहूँ इतना पैदा करना है, गन्ना इतना, एक होड़ लगी है। और साहब आप रोज़ देखिए, लोग कहते हैं कि साहब उस किसान ने इतना कुंटल गन्ना पैदा किया, उसको पुरस्कार भी मिलता है, उसको पद्म श्री भी मिल जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि उसने अगर कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है तो देखिएगा कि उसने सॉइल को क्या किया है। ग्राउंड वाटर को उसने लूटा, सॉइल की फर्टिलिटी लेवल को उसने लूटा, बायोडाइवर्सिटी को उसने पूरा बर्बाद कर दिया। तो ये टिकाऊ नहीं है। प्रश्न ये है कि देश के 14 करोड़ किसान जो 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में खेती करते हैं, उन सब के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए? और मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, खेती के बिना कुछ नहीं है। लेकिन खेती को कहा जाए तो मैं बहुत 20 साल से कह रहा हूँ, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है, खेती अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। लेकिन किसान के साथ चूंकि बिजनेस करना है, किसानों को ये बात समझ में नहीं आती। किसान को लालच देने वाली 1000 एजेंसियां हैं, ये डालने से ऐसा हो जाएगा, ये डालने से ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। किसान लालच में आता है, फंस जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, उसकी ज़मीन के नीचे का पानी बर्बाद होता जा रहा है, उसकी ज़मीन बर्बाद होती जा रही, उसकी बायोडाइवर्सिटी बर्बाद होती जा रही। मैं तो किसी से लड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ, किसान को तो आगाह कर सकता हूँ, किसान को समझाता हूँ कि भाई आप दुनिया भर में चक्कर मत लगाइए, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में मत फंसिए, केवल भगवान के पास जाइए, प्रकृति के पास जाइए। मैं ये भी कहता हूँ कि प्रकृति की व्यवस्था में भगवान बसते हैं, इस ज़मीन में, पानी में, पेड़ में। और किसी ने कहा है ये ज़मीन हमारी शिव का स्वरूप है, यानी ज़मीन शिव है, पेड़ हमारे ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं, और जलाशय में विष्णु भगवान का वास है। तो पानी में विष्णु है, पेड़ों में ब्रह्मा है, ज़मीन में शिव हैं। और किसी ने कहा 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु में। हम सारे के सारे लोग, किसानों से कहता हूँ कि आप केवल इनकी अगर पूजा करने लगे ना, पेड़ की पूजा करेंगे। पेड़ की पूजा का मतलब है खेतों में जितने ज़्यादा ज़्यादा पेड़ हो, पेड़ लगा दीजिए, ज़मीन की उर्वरता का ख्याल रखिए, बारिश के पानी को बचाइए। ये करने से स्वतः ही 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे आपके खेत की बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो गई। मेरा छोटा सा फार्म है, इधर ज़रा दिखा दीजिए। ये आज के 10 साल पहले मैंने यहाँ ह्यूज क्वांटिटी में प्लांटेशन किया। मैं जब 11 साल पहले आया तो ये बिल्कुल नंगी ज़मीन पड़ी थी, यहाँ कुछ नहीं था। मतलब हम अप्रैल मई जून के महीने में यहाँ कोई 1 घंटा रह नहीं सकता था।
आज यहाँ चिड़ियाँ हैं, तितली है, गिलहरी है, मधुमक्खी है, कई सारे पेड़ों में मधुमक्खी के छत्ते हैं। और ये पीछे गेहूँ खड़ा है, ये बहुत सारे वेजिटेबल मैं बोता हूँ। और आप यकीन मानिए कि इनमें ना कोई बीमारी है, ना कोई कीड़ा है। अब कहने को तो लोग कह देते हैं ये पत्ती पीली क्यों हो रही है, ये नेचुरल है। इतनी सी पत्ती पीली हो जाने पर आप हाय तौबा मत मचाइए, ये नेचर है, यहाँ ऐसा चलता रहेगा। अभी क्या होगा, अब मेरी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं साहब, अरे पत्तियाँ पीली पड़ रही तो पड़ने दीजिए। इसको ठीक करेगा तो भी कोई नेचर ही करेगा, इंसान के बस की बात नहीं है। मित्र, मैं निवेदन करता हूँ कि आप पढ़े लिखे लोगों के साथ जुआ खेलना बंद करिए, क्योंकि जुए में जिसको ताश का पत्ता फेंटना आता है, ताश का पत्ता फेंकना आता है, ताश के पत्ते की चोरी करना आता है, जुए में वही जीतता है। और आप इस फन में माहिर नहीं हैं, इसलिए ये पढ़े लिखे समाज के साथ किसान भाई जुआ खेलना बंद करें। नमस्कार।